दोस्तों, आज मैं आपके सामने इसी साल रिलीज हुई एक जबरदस्त उड़िया मूवी को लेकर आया हूं जिसका नाम आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। भाई, क्रिटिक्स ने इस मूवी को बहुत ही अच्छी रेटिंग दी थी। साथ ही ऑडियंस ने भी इसको सिनेमा घरों में हाउसफुल कर दिया था। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 8। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की ये एक्सप्लेनेशन। तो कहानी की शुरुआत में ही दो लोग एक औरत को लेकर कहीं दूर जाने लगते हैं और इस औरत को देखकर ऐसा लगता है कि इस औरत के अंदर किसी तरह की बुरी आत्मा है। अब हम देखते हैं कि वो दो लोग उस औरत को लेकर रत्नमाला नाम की एक औरत के पास आते हैं जो असल में भूत प्रेत निकालने का काम करती है। फिर रत्नमाला उस औरत को अपनी पूजा वाले रूम में लाकर इसके हाथ बांधकर पूछती है कि बताओ तुम कौन हो और इस औरत के शरीर में क्यों आई हो। लेकिन यहाँ पर उस औरत में बसी आत्मा कुछ भी जवाब नहीं देती। फिर थोड़ी देर झाड़ फूंक करने के बाद आखिर में वो रत्नमाला से कहती है कि रात के वक्त ये औरत मेरे रास्ते पर आई थी, इसलिए मैं इसके शरीर में घुस गई। वो आत्मा कहती है कि मैं बहुत ही शक्तिशाली हूँ, इसलिए तुम मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती। जिस पर रत्नमाला कहती है कि अच्छा, तो तुम बहुत बड़ी शक्तिशाली हो, चलो तुम्हारे अंदर कितनी शक्ति है वो दिखाओ मुझे। और इस तरह से वो उस आत्मा के सामने एक मरी हुई छोटी सी मछली रख देती है। इसके बाद वो उससे कहती है कि तुम इस मछली के अंदर आओ, फिर देखते हैं कि तुम कितनी शक्तिशाली हो। क्योंकि इसके अंदर आना हर आत्मा के बस की बात नहीं है। अब पहले तो वो बुरी आत्मा थोड़ा बहुत नखरे करने लगती है, लेकिन जब रत्नमाला उसको ज्यादा उकसाने लगती है तो उसकी वजह से वो आत्मा फाइनली उस मछली के अंदर घुस जाती है। और जैसे ही वो उस मछली के अंदर घुसती है, ठीक उसी वक्त रत्नमाला उस मछली को मार देती है, जिससे वो औरत भी बच जाती है और उस आत्मा का रास्ता भी बदल जाता है। अब इस काम को करने के बाद वो दो लोग रत्नमाला को थोड़े बहुत पैसे भी देते हैं। अब दूसरे सीन में हमें बुट्टू को दिखाया जाता है जो इसी रत्नमाला का बेटा होता है। एक्चुअली बुट्टू और उसकी माँ मछलियों की फार्मिंग भी करते रहते हैं, लेकिन कड़ी मेहनत करने के बाद भी इनका ये बिजनेस इतना खास नहीं चल रहा होता। जबकि रत्नमाला के घर काफी सारे लोग आते रहते हैं, पर मछली के लिए नहीं बल्कि किसी न किसी भूत को भगाने के लिए। हम देखते हैं कि बुट्टू को अपनी माँ का ये काम पसंद नहीं होता और वो नहीं चाहता कि उसकी माँ ये काम करे। इसलिए वो एक दिन अपनी माँ से कहता है कि पता नहीं माँ, कब तुम ये अपना काम बंद करोगी। तुम्हें पता है कि लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं, पर फिर भी तुम नहीं मानती। तो ये सुनकर उसकी माँ भी कहती है कि यही काम तुमको खाना खिला रहा है, लोगों की बातों का क्या है, इसलिए उनकी बातों पर ध्यान मत दो। लोग तो ये भी कहते हैं कि तुम कोई काम नहीं करते, तो क्या मैं उनकी सुनती हूँ। यानी इससे साफ हो जाता है कि बुट्टू कुछ कमाता धमाता नहीं है। उल्टा जब भी इसको पैसों की जरूरत होती है तो अपनी माँ से ही मांग लेता है। यहाँ हमें पता चलता है कि इस बुट्टू का एक बेस्ट फ्रेंड भी होता है जो रोज सुबह सवेरे बुट्टू के पास आता है और उसके बाद ये दोनों इधर उधर घूमते रहते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम रिंकी नाम की लड़की को देखते हैं। इस रिंकी का मशरूम्स का बिजनेस होता है और इसका पिता एक डॉक्टर होता है। दूसरी तरफ बुट्टू और उसका फ्रेंड गांव में जाकर कुछ लोगों से चंदा लेते रहते हैं, क्योंकि कुछ ही दिनों बाद पूजा होने वाली थी। इसी वजह से फिलहाल ये दोनों एक कांस्टेबल के पास आते हैं, वही चंदा वगैरह मांगने के लिए। अब इस कांस्टेबल के फादर के पास काफी सारी बकरियां होती हैं, यानी वो अपने खुद से ही कमा धमा रहा था। दूसरी तरफ रत्नमाला एक वुमेन ग्रुप के पास आती है कुछ लोन वगैरह लेने के लिए, लेकिन वहां की औरत रत्नमाला को लोन देने से मना करने लगती है क्योंकि उसने अपने पहले का लोन अभी तक चुकाया नहीं होता। पर तभी रिंकी वहां आकर रत्नमाला को लोन दिलवाने लगती है, वो भी अपनी साइड से श्योरिटी देकर। अब हम देखते हैं कि थोड़ी देर बाद वो बुट्टू चंदा मांगने के लिए रिंकी के घर के पास आता है। तो उसी वक्त रिंकी बुट्टू के पास आकर उसको हग करते हुए उसे अपने घर के अंदर ले जाती है। तो बात ये थी कि ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन बुट्टू रिंकी को प्रपोज करने से डर रहा होता है क्योंकि ये कुछ कमाता धमाता नहीं। अब उसी वक्त अपने घर के पास रिंकी का पिता आता है जो बुट्टू को वहां देखकर उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जिस पर बुट्टू यही कहने लगता है कि पूजा के लिए थोड़ा चंदा वगैरह चाहिए। अब ये सुनकर रिंकी का फादर बुट्टू को थोड़े बहुत पैसे देता है और उसे वहां से भेज देता है। फिर बुट्टू के जाने के बाद रिंकी का पिता उससे कहता है कि उस बुट्टू को कभी भी हमारे घर के अंदर आने मत देना, वो बहुत ही आवारागर्दी करता है। तो रिंकी के फादर की बातों से ये साफ हो जाता है कि वो बुट्टू को बिल्कुल भी लाइक नहीं करता। इसके बाद हम देखते हैं कि इस बुट्टू के फ्रेंड की बाइक बहुत ही यूनिक होती है। इस गाड़ी की चाबी नहीं होती, लेकिन कुछ ना कुछ घुसाकर घुमाने पर गाड़ी स्टार्ट हो जाती है, ठीक मेरे पड़ोसी के पुराने स्कूटर की तरह। खैर, इसके बाद बुट्टू और उसका फ्रेंड एक दुकान के पास जाते हैं कि तभी इसी दुकान के पास एक दुबई रिटर्न आदमी आता है क्योंकि आज उसकी शादी होती है। अब वो बंदा बुट्टू से कहता है कि कुछ मछलियां हमारे घर पर भी भेज दो। वैसे मैंने किसी और को भी बोला है,
लेकिन शायद मुझे और मछलियों की जरूरत पड़ेगी दावत के लिए। साथ ही वो बुट्टू से ये भी कहता है कि कम टू दुबई, अरे यहाँ पर क्या रखा है। फिर थोड़ी देर के बाद बुट्टू अपनी कुछ मछलियां उसी शादी वाले घर पर लाता है जहाँ पंडाल में लोग काम कर रहे थे। पर इन मछलियों को देखकर खाना बनाने वाला बंदा बुट्टू से कहने लगता है कि अरे बस इतनी सी मछलियां, मैं तो पूरे गांव को खाना खिलाने वाला हूँ और ये मछलियां तो मेरे रिश्तेदारों तक का पेट नहीं भर पाएंगी, इस दावत का तो छोड़ो। पर उसी वक्त यहाँ पर बुट्टू का एक कजिन आ जाता है, वो भी काफी सारी मछलियां लेकर। फिर वो बुट्टू की थोड़ी सी मछलियां देखकर उसका मजाक उड़ाने लगता है, जिस बात पर दोनों में मारपीट शुरू हो जाती है। लेकिन झगड़ा देखकर वहां पर काम कर रहा आदमी इन दोनों के झगड़े को रोकने लगता है कि यह शादी वाला घर है, इसलिए अगर लड़ाई करनी है तो बाहर जाकर करो। असल में बुट्टू के भाई के तालाब में काफी सारी मछलियां होती हैं, मतलब उसका बिजनेस बहुत ही अच्छे से चल रहा होता है। रात होने के बाद सारे गांव वाले इस शादी में शामिल होने लगते हैं। अब इसी शादी के दरमियान बुट्टू और रिंकी लाइन में खड़े रहते हुए एक रोमांटिक गाना इमेजिन करने लगते हैं। फिर दूसरे दिन शायद बुट्टू के दादाजी की डेथ हो जाने की वजह से सारे लोग कुछ रिचुअल्स वगैरह करने लगते हैं। अब इसी बीच एक औरत बुट्टू की माँ को बार बार कुछ न कुछ काम बोलती रहती है, मतलब वो रत्नमाला को बैठने ही नहीं देती। अब ये देखकर रत्नमाला तंग आकर हल्के से एक नाटक करने लगती है और सबको ये दिखाने लगती है कि इसके खुद के शरीर में बुट्टू के दादाजी की आत्मा आ गई है। तो उसके बाद क्या था, वो सारे लोगों से सेवा करवाती रहती है, स्पेशली उस औरत से भी जिसने इसको बैठने नहीं दिया। इतना ही नहीं, इसके बाद वो जबरदस्त तरीके से खाने पीने लगती है। फिर ये सब कुछ होने के बाद बुट्टू अपनी माँ के पास आकर कहता है, अगर तुम्हारा नाटक खत्म हो चुका हो तो चलो अब निकलते हैं यहाँ से। और इस तरह से जब बुट्टू उस घर से बाहर आता है तो उसके कजिन की, मतलब वही सोमू के बुलेट की बाइक वहीं बाहर खड़ी होती है। अब बेचारे बुट्टू के पास तो साइकिल तक नहीं होती, इसलिए वो बस ऐसे ही उस बाइक के ऊपर बैठकर उसे चेक करने लगता है। पर तभी बुट्टू को देखकर सोमू एकदम से उसके पास आकर उसे डांटने लगता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरी बाइक के ऊपर बैठे हो, चलो अभी के अभी मेरी गाड़ी से उतरो। वो आगे कहता है कि तुम और तुम्हारी माँ यहाँ पर आए हो तो खाना खा पीकर यहाँ से चुपचाप चले जाओ, वरना अच्छा नहीं होगा, आया बड़ा बुलेट चलाने वाला। तो इस तरह से वो बुट्टू को बहुत ही नीचा दिखाने लगता है, जिसके बाद बुट्टू बहुत शर्मिंदा होकर वहां से चला जाता है। फिर बुट्टू के घर वापस आने के बाद वो अपनी माँ पर बहुत गुस्सा करने लगता है कि तुम्हारी वजह से मैं कहीं पर भी नहीं जा पा रहा और ना कोई दूसरा काम भी कर रहा। लेकिन अब बस हो गया माँ, मैंने अब दुबई जाने का सोच लिया है, मैं वहीं जाकर अपना काम करूंगा और लोगों को दिखाऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। तो अब इसी बात को लेकर माँ और बेटे के बीच में हल्के से झगड़ा होने लगता है। वहीं रत्नमाला उससे कहती है कि तुम कहीं पर भी नहीं जाओगे बल्कि यहीं पर रहोगे, जबकि बुट्टू कहता है कि मैं अब ये काम नहीं करूंगा और यहाँ से दूर चला जाऊंगा, मैं अब यहाँ अपनी इंसल्ट और बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब बुट्टू की ऐसी हरकतें देखकर रत्नमाला एक छोटा सा फ्लैशबैक याद करने लगती है। हम देखते हैं कि एक रात बुट्टू का फादर रत्नमाला के पास आकर पैसे मांगने लगा कि मुझे थोड़े पैसे दे दो, जिस पर रत्नमाला उससे कहती है कि मेरे पास पैसे बिल्कुल भी नहीं है। तो इस पर बुट्टू का फादर रत्नमाला को कुछ पैसे के लिए कहता है, लेकिन रत्नमाला इसके लिए साफ साफ मना करती रहती है। इसी बीच हमें पता चलता है कि बुट्टू का फादर काफी सारा कर्जा भी कर चुका होता है, जिस वजह से रत्नमाला प्रेजेंट में वही सारी चीजें याद करके दुखी होने लगती है कि अगर बुट्टू भी मुझे छोड़कर चला गया तो मेरा कौन होगा मेरे साथ। खैर, अब दूसरे दिन सुबह बुट्टू कुछ सर्टिफिकेट्स वगैरह पैक करने लगता है, वो भी शहर जाने के लिए। ये देखकर रत्नमाला उससे कहती है कि बुट्टू बेटा, तुम आज बाहर मत जाओ, चाहो तो बाद में चले जाना, क्योंकि आज मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन बुट्टू तो अपनी माँ से पहले से ही गुस्सा होता है, इसीलिए वो अपनी माँ की बातों को इग्नोर करके घर से बाहर जाने लगता है। फिर बुट्टू और उसका फ्रेंड शहर जाकर एक ट्रेवल एजेंसी वालों से मुलाकात करके दुबई जाने का खर्चा पूछने लगते हैं, जिस पर वो बंदा कहता है कि तकरीबन 1 लाख रुपए तो चाहिए। अब इतना बड़ा अमाउंट सुनने के बाद ये दोनों समझ जाते हैं कि अभी ये चीज पॉसिबल नहीं है, इसलिए दोनों बहुत ही डिसअपॉइंट होकर वापस अपने गांव आने लगते हैं। पर इन दोनों को अपने गांव वापस आते आते रात हो जाती है और इसी बीच बुट्टू के फ्रेंड की बाइक की चाबी इधर उधर हो जाती है। काफी देर तक ढूंढने के बाद भी जब वो नहीं मिलती तो ये दोनों गाड़ी के रुक जाने की वजह से कुछ न कुछ जुगाड़ ढूंढने लगते हैं, मतलब कोई कील वगैरह, ताकि उसे बस घुमाकर शुरू कर सके। अब बुट्टू भी कुछ न कुछ ढूंढने के लिए एक बड़े से पेड़ के पास आ जाता है। फिर थोड़ी देर के बाद बुट्टू के फ्रेंड को बुट्टू नजर ही नहीं आता, तो वो भी बुट्टू को बुलाते बुलाते उस बड़े पेड़ के पास आ जाता है। अब यहाँ आकर वो देखता है कि शॉकिंगली बुट्टू वहीं नीचे लेटा होता है और उसके हाथ में एक छोटी सी कील होती है।
फिर बुट्टू का फ्रेंड उससे कहता है कि हाँ, ये जुगाड़ सही ढूंढा तुमने, चलो फटाफट से निकलते हैं वरना बहुत रात हो जाएगी। तो इस तरह से ये दोनों गाड़ी स्टार्ट करके अपने अपने घर जाने लगते हैं। दूसरी तरफ रत्नमाला बहुत ही परेशान होती है कि अभी तक इसका बेटा घर वापस नहीं आया। इसी बीच वो कई बार बाहर देखती रहती है। फिर थोड़ी देर बाद रत्नमाला देखती है कि बुट्टू घर वापस आ भी गया और खाना खाकर कमरे में जाकर सो भी गया। यानी रत्नमाला को बुट्टू नजर ही नहीं आया कि वो कब आया और कब खाना खाकर सो गया। अब सुबह होने के बाद रत्नमाला बुट्टू से पूछती है कि कल तुम जिस काम पर गए थे उस काम का क्या हुआ। तो बुट्टू उससे कहता है कि माँ, मैं अब कभी भी नहीं जाऊंगा, मैं यहीं पर रहूंगा और वही काम देखूंगा। और इस तरह से वो ये बात बहुत ही शांति के साथ बोलने लगता है। तो बुट्टू की बातें सुनने के बाद उसकी माँ बहुत ही खुश होती है कि फाइनली मेरा बेटा मेरे पास ही रहेगा। अब उसी वक्त बुट्टू के तालाब में काम करने वाला बंदा अचानक बुट्टू के पास आकर कहता है कि भैया, हमारे तालाब में बहुत ही बड़ी बड़ी मछलियां मिली हैं। तो ये सुनने के बाद बुट्टू और उसकी माँ फटाफट से अपने तालाब के पास जाते हैं, जहां वो देखते हैं कि सच में इनके तालाब में बहुत ही बड़ी बड़ी मछलियां होती हैं। साथ ही वहां काफी सारे मछुआरे भी होते हैं उन्हें खरीदने के लिए। अब काफी दिनों के बाद बुट्टू की माँ ने इतना बड़ा प्रॉफिट देखा था, इसलिए वो इस चीज से बहुत खुश होती है। फिर दूसरी तरफ हमें उस सोमू को दिखाया जाता है जो बहुत ही परेशान सा होता है क्योंकि उसके तालाब में बहुत ही कम मछलियां मिली होती हैं। इसलिए अब वो अपने वर्कर्स पर बहुत ही गुस्सा करने लगता है। इसके बाद उसी रात उस कांस्टेबल का फादर अपनी सारी बकरियों को वापस अपने घर पर लाकर बांधने लगता है। तो शॉकिंगली इस बूढ़े आदमी को एक बकरी नजर नहीं आती। इसके बाद ये आदमी यही सोचने लगता है कि शायद इसकी बकरी जंगल में खो गई होगी और इस तरह से वो उसको ढूंढने के लिए चला जाता है। तभी किसी जगह पर इस आदमी को इसकी बकरी की आवाज सुनाई देती है और जब ये अपनी बकरी के पास जाने वाला होता है तो उसी वक्त हम ये देखते हैं कि एक अनजान शक्ति उस बकरी को अपने साथ एक झटके में लेकर चली गई। अब सीन शिफ्ट होता है तो अगली सुबह हम देखते हैं कि बुट्टू मटन बना रहा होता है। तभी ये देखकर उसकी माँ उससे पूछती है कि मटन कहाँ से लाए और तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए। तो इस पर बुट्टू कहता है कि माँ, ये मटन मेरे फ्रेंड ने दिया है। अब ऐसा कहकर वो साथ में अपनी माँ को थोड़े पैसे भी देने लगता है। अब रत्नमाला ये देखकर चौंक जाती है और फौरन उस आदमी का कर्जा चुकाकर आती है जिससे उसने पैसे कर्ज पर लिए थे। अब उस जगह पर रिंकी के भी मौजूद होने की वजह से रत्नमाला रिंकी के पास आकर कहती है कि लगता है मेरे बेटे ने कोई अच्छा सा काम ढूंढ लिया है और वो अच्छा खासा कमा भी रहा है, इसलिए अब मैं जल्दी ही एक अच्छी सी लड़की को देखकर उसकी शादी कर दूंगी। तो ये सुनने के बाद रिंकी थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो जाती है। इसके बाद वो अपनी साइड से थोड़ा सा डाउट दूर करने के लिए बुट्टू के घर जाती है। अब बुट्टू तो ऑलरेडी घर पर होता है, इसलिए रिंकी बुट्टू को 1000 रुपए देकर कहती है कि तुम्हारी माँ ने 1000 रुपए एक्स्ट्रा दे दिया, इसलिए ये रखो। इस तरह अब बुट्टू रिंकी को देखकर थोड़ा सा स्ट्रेंजली बिहेव करने लगता है। मतलब वो ऐसे रिएक्ट करने लगता है कि जैसे उसने रिंकी को पहली बार देखा हो और उससे पहली बार मिल रहा हो। लेकिन बुट्टू का ये बिहेवियर देखकर रिंकी गुस्से में वहां से चली जाती है क्योंकि उसे लग रहा था कि पैसे आने की वजह से बुट्टू बदल गया है। इसके बाद कहानी उसी रात वापस उसी कांस्टेबल के पिता पर आती है जो देखता है कि आज इसकी एक और बकरी मिसिंग है, जिससे वो फिर से परेशान हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ बुट्टू की माँ रत्नमाला दारू पीने के लिए एक दारू की दुकान के पास जाती है जहां वो अक्सर जाया करती थी। अब वहां पर कुछ लोग उसी बूढ़े आदमी की बकरियों की मिसिंग के बारे में बातचीत कर रहे होते हैं। तभी उनमें से एक बंदा रत्नमाला से पूछता है कि रत्नमाला, क्या तुम किसी ऐसी आत्मा को जानती हो जो बकरियों को ले जाती हो? तो रत्नमाला उससे कहती है कि ऐसी कोई आत्मा नहीं होती, और वैसे भी अगर बकरियां चोरी हो रही हैं तो तुम लोग पुलिस के पास जाओ, ये बकरियां ढूंढना मेरा काम नहीं है। अब वहीं दूसरी तरफ वो सोमू देखता है कि बुट्टू के तालाब में काम करने वाला बंदा किसी दुकान के पास आकर वो मछलियां बेच रहा होता है। अब ये देखकर सोमू के तो होश ही उड़ जाते हैं कि आखिर इस बुट्टू के पास इतनी सारी मछलियां कहां से आईं। फिर उसे लगता है कि कहीं वही तो मेरे तालाब से मछलियां नहीं चोरी कर रहा। अब थोड़ी देर के बाद जब रत्नमाला अपने घर पर होती है तो इसके कमरे के बाहर बुट्टू भी बैठा होता है। अब बुट्टू उससे कहता है कि माँ, अगर तुमको और पैसे चाहिए तो मुझे बता देना, मैं तुम्हें दे दूंगा। तो इस पर रत्नमाला उससे पूछती है कि तुम्हारे पास इतने सारे पैसे कैसे आए, आखिर कैसा काम पकड़ा है तुमने? तो बुट्टू उससे कहता है कि कुछ नहीं, बस हमारा बिजनेस अच्छा चल रहा है माँ। फिर सुबह होने के बाद कुछ गांव वाले एक जगह पर ये देखते हैं कि बकरी को मारकर कोई उसका सारा गोश्त खा चुका है, जबकि सिर्फ उसकी हड्डियां ही बची होती हैं। अब वो लोग एक दूसरे से यही बातें करने लगते हैं कि ये कोई इंसान का काम नहीं लगता, जरूर ये किसी जानवर का काम है। दूसरी तरफ बुट्टू उस रिंकी के घर पर आकर कहता है
कि मुझे तुम डैम के पास मिलो, कुछ बात करनी है तुमसे। फिर जब बुट्टू डैम के पास जाने वाला होता है तो उसी वक्त सोमू और कुछ बंदे बुट्टू का रास्ता रोककर उससे झगड़ा करने लगते हैं। अब सोमू उससे कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे ही तालाब से मेरी मछलियां चुराने लगे। तभी वो कांस्टेबल इन दोनों के झगड़े को देखकर वहां आकर इस झगड़े को रोक देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि रिंकी बुट्टू से मुलाकात करने के लिए उस डैम के पास जाती है तो बुट्टू एकदम से रिंकी को अपने पास खींचकर किस करने लगता है, लेकिन बुट्टू की ये हरकत रिंकी को पसंद नहीं आती, जिसके बाद वो उसको डांट डपट कर वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ रत्नमाला के पास कुछ लोग फिर से एक औरत को लाते हैं। इस औरत के अंदर किसी की आत्मा होती है, जिससे रत्नमाला बात कर रही होती है कि क्यों इस औरत को पकड़ कर रखा है। लेकिन उसी वक्त बुट्टू वापस घर आ जाता है तो उस औरत की नजर उस पर पड़ती है। फिर उसे देखकर वो रत्नमाला से कहती है कि बहुत ही जल्द वो बुट्टू को अपने साथ ले जाएगा, और ऐसा कहते हुए वो अपनी खुद की जुबान अपने दांतों से काट लेती है। इसके बाद रत्नमाला उसको शांत करने लगती है और उसे आखिर में शांत भी कर देती है। फिर उसी रात हम देखते हैं कि कुछ गांव वाले उस अनजान आदमी की तलाश करने लगते हैं जो बकरियों को बार बार चुरा रहा है। अब एक ही झलक में इन गांव वालों को कोई चीज नजर आने लगती है, लेकिन जैसे ही गांव वाले एकदम से उसका पीछा करने लगते हैं तो वो चीज अचानक से इनकी आंखों से ओझल हो जाती है। फिर थोड़ी देर के बाद जब रत्नमाला अपने कमरे में सो रही होती है तो रत्नमाला को कुछ अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। इससे उसकी नींद खुल जाती है और वो फौरन अपने बेटे के कमरे के पास जाकर झांकने लगती है। वो देखती है कि थोड़ी देर पहले इसका बेटा अपने कमरे में मौजूद नहीं था, जबकि अब एकदम से वो वहां आकर सो रहा होता है। अब इसी बीच वो उसके कमरे में कुछ खून के धब्बों को भी देख लेती है और एकदम से समझ जाती है कि बुट्टू के साथ जरूर कुछ गलत हुआ है। फिर दूसरे दिन गांव वाले फेस्टिवल की तैयारियां शुरू कर देते हैं। इसी बीच बुट्टू रिंकी के पास आकर उसको प्रपोज करने लगता है, जिसे सुनने के बाद रिंकी भी बहुत खुश हो जाती है। फिर उसी रात जब सारे लोग एंजॉय कर रहे होते हैं तो रत्नमाला अपने घर में कुछ रिचुअल्स करने लगती है, वो भी ये पता करने के लिए कि आखिरकार बुट्टू ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है। लेकिन घर वापस आने के बाद बुट्टू समझ जाता है कि रत्नमाला इसके बारे में जान चुकी है। फिर उसकी माँ उससे पूछती है कि कौन हो तुम, तो बुट्टू यहाँ पर उसे अजीब तरह से जवाब देने लगता है कि माँ मैं हूँ तुम्हारा बुट्टू, और इतना कहकर वो सारे सामान को हवा में उड़ाकर फेंकने लगता है। फिर सुबह होने के बाद रत्नमाला देखती है कि बुट्टू दोबारा मटन बनाकर खा रहा है। ये देखकर अब वो पल भर में समझ जाती है कि गांव में जो बकरियां चोरी हो रही हैं वो असल में बुट्टू ही कर रहा है। इतने में वो रत्नमाला से कहता है कि तुमको जो भी चाहिए वो मुझसे मांग लो, पैसा, दारू, मटन, कुछ भी। तो ये सुनकर रत्नमाला हैरान हो जाती है और उसे इस मामले की गंभीरता भी समझ में आ जाती है। अब इसी बीच एक दिन बुट्टू और रिंकी बस ऐसे ही तालाब के पास बैठे होते हैं और तभी सोमू और उसके आदमी वहां से गुजरते हुए इन दोनों को देख लेते हैं। फिर सोमू डिसाइड करता है कि ये बुट्टू अब अकेला है, इसलिए इसको सबक सिखाना ही पड़ेगा, और इसी तरह से वो बुट्टू को पानी में धक्का देने के लिए धीरे धीरे उसके पीछे जाने लगता है। लेकिन तभी शॉकिंगली सोमू देखता है कि पानी की रिफ्लेक्शन में बुट्टू का चेहरा नजर नहीं आ रहा, सिर्फ रिंकी का ही चेहरा नजर आ रहा है। अब ये देखकर वो सोमू एक चोमू की तरह डर के मारे वहां से भागने लगता है कि बुट्टू तो भूत निकला। फिर उसी रात गांव वाले दोबारा उसी बकरी की चोरी की तलाशी करने लगते हैं। तो इसी बीच एक आदमी किसी चीज को देखकर बहुत डरने लगता है। अब उसकी आवाज सुनकर जब बाकी गांव वाले उसके पास आते हैं तो वो देखते हैं कि इस आदमी का तो चेहरा ही मौजूद नहीं है, यानी किसी ने उसे काट दिया है। ये देखकर गांव वाले बहुत ज्यादा डर जाते हैं और जगह जगह खबर फैल जाती है कि इस गांव में एक राक्षस घूम रहा है जो सिर्फ जानवरों को नहीं बल्कि लोगों को भी अपना शिकार बनाता है। अब दूसरे दिन पुलिस वाले यहाँ आकर अपने तरीके से इंक्वायरी करने लगते हैं। इसके बाद वो गांव में ये ऐलान करने लगते हैं कि रात होने के बाद कोई भी अपने घर से बाहर नहीं जाएगा, स्पेशली जंगल में। फिर उसी रात रत्नमाला दोबारा बुट्टू के पास आकर ये बात पूछने लगती है कि कौन हो तुम और आखिर मेरे बेटे के शरीर में क्यों आए हो, क्या चाहते हो तुम। और इस तरह से वो उसके चेहरे पर किसी तरह का रिचुअल किया हुआ भस्म छिड़कने लगती है। अब इससे बुट्टू को गुस्सा आ जाता है, जो अब अपनी माँ को ही मारने की धमकी देने लगता है। वो उसे कहता है कि रत्नमाला चुपचाप तुम अपना काम देखो और मेरे रास्ते में मत आओ। अब सीन यहाँ से थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाता है, जहाँ बुट्टू एक छोटा बच्चा था। उस वक्त रत्नमाला ने ये देखा था कि बुट्टू का फादर कुछ ब्लैक मैजिक करते हुए बुट्टू को मारने की कोशिश करने लगा था, मतलब वो उसकी बलि देने वाला था। लेकिन उस वक्त रत्नमाला अपने बेटे को बचाने के लिए अपने पति को ही मार देती है और उसके बाद उसको एक पेड़ से टांग देती है। तो अब प्रेजेंट में रत्नमाला यही समझने लगती है कि शायद बुट्टू के शरीर में इसके ही पिता की आत्मा आ चुकी है।
अब ये समझ में आते ही रत्नमाला फौरन किसी दूसरे गांव में जाने लगती है और तब तक के लिए वो बुट्टू के फ्रेंड से कहती है कि तुम बुट्टू का ख्याल रखो, मैं कुछ दिनों के बाद वापस आ जाऊंगी। इसके बाद हम देखते हैं कि वो वहां से बहुत ही दूर लिंगराज नाम के एक आदमी के पास आती है। फिर वो उसे अपने बेटे बुट्टू के बारे में बताने लगती है कि बुट्टू के शरीर में किसी की आत्मा है। ये सुनकर अब लिंगराज उसी रात कुछ रिचुअल्स करने लगता है, वो भी यही पता करने के लिए कि उसके शरीर में किसकी आत्मा है। जिसके बाद सीन वापस से फ्लैशबैक में जाता है, जहां कुछ साल पहले उसी गांव में एक औरत अपने बच्चे को जन्म देकर मर गई थी और उस बच्चे का बाप बहुत ही शराबी था। लेकिन जैसे तैसे वो बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगा और उस बच्चे का नाम था अमरी। अब जैसे जैसे वो बड़ा होने लगा, वो छोटी मोटी चोरियां करते हुए बकरियों को भी चुराने लगा। साथ ही उसी गांव में एक लड़की भी रहती थी जो वही बकरियां चुराने का काम करती है। तो देखते ही देखते अमरी और वो लड़की एक दूसरे से प्यार करने लगे। इसके कुछ दिनों के बाद गांव वालों को ये बात पता चली कि कोई बंदा इन बकरियों को चुरा रहा है। फिर फाइनली एक बच्चा गांव वालों के पास आकर कह देता है कि उस अमरी ने ही बकरी को अपने घर में ले जाकर उसको जिंदा ही खा लिया। इसलिए इसके बाद हम देखते हैं कि जब दूसरे दिन अमरी और वो लड़की अमरी के घर में होते हैं, तभी उसी वक्त कुछ गांव वाले अमरी को पकड़ने के लिए उसके घर पर जाते हैं। पर शॉकिंगली वो देखते हैं कि वो लड़की मर चुकी है। अब गांव वाले और उस लड़की का फादर यही समझने लगते हैं कि अमरी ने ही इस लड़की को मार दिया है, तो इस तरह से वो उसको मारने लगते हैं और आखिर में फाइनली एक पेड़ के पास लाकर उसके माथे पर एक बहुत बड़ी कील ठोक देते हैं, जिससे उसकी जान चली जाती है। फिर उसी रात जब बिट्टू और उसका फ्रेंड चाबी का जुगाड़ कर रहे थे, तो उसी पेड़ के पास बुट्टू को वो कील नजर आती है और फिर उसी पेड़ से वही कील निकालने की वजह से अमरी की आत्मा बुट्टू के शरीर में आ जाती है। खैर, अब प्रेजेंट डे पर बुट्टू रात के वक्त रिंकी के घर पर आता है। वो उससे कहता है कि तुम्हारे पिताजी मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इसलिए चलो रिंकी, यहाँ से कहीं दूर भाग चलते हैं। एक्चुअली वो अमरी की आत्मा रिंकी के अंदर अपने उस प्यार को देख रहा होता है जो उस वक्त अधूरा रह गया था। फिर सुबह होने के बाद लिंगराज और रत्नमाला वापस अपने गांव पर आते हैं, वो भी पूरी तैयारियों के साथ। इस तरफ अब गांव में इस कांस्टेबल को भी ये बात पता चल जाती है कि इसका फादर अभी तक घर वापस नहीं आया, यानी वो जंगल में गया था अपनी बकरियों को ढूंढने के लिए। इस तरह अब ये कांस्टेबल अपने फादर को ढूंढने के लिए जंगल में जाने लगता है। फिर किसी जगह पर वो देखता है कि उसका पिता जख्मी पड़ा हुआ है, इसलिए वो उनको घर पर लाकर उनकी मरहम पट्टी करने लगता है। तभी उसका फादर उससे कहता है कि वो जानवर मेरी सारी बकरियों को खा गया और रिसेंटली उसने एक बंदे को भी मार दिया। अब देखते ही देखते वो इंसानों को भी खा जाएगा। तो ये सुनने के बाद वो कांस्टेबल कुछ गांव वालों को जमा करके यही बात बताता है कि हमारे गांव की प्रॉब्लम हमको ही सॉल्व करनी होगी और उस जानवर को मारना होगा। वो कोई राक्षस नहीं बल्कि जानवर है। अब सोमू के पास एक जबरदस्त गन होती है, इसलिए वो भी इस हंटिंग के लिए तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ बुट्टू और रिंकी इस गांव से भागने लगते हैं और देखते ही देखते बुट्टू अचानक एकदम से फ्रीज हो जाता है। अब वो कुछ भी बात ही नहीं करता, यहाँ तक कि हिलता भी नहीं। तभी हम देखते हैं कि एकदम से बुट्टू की शक्ल बहुत ही भयंकर होने लगती है, जिसके बाद रिंकी बुट्टू को देखकर एकदम से अपने घर भागने लगती है। पर तभी हम ये नोटिस करते हैं कि बुट्टू भी अब उल्टा अपने घर पर भागने लगता है, क्योंकि वो लिंगराज कुछ रिचुअल्स कर रहा था उस अमरी की आत्मा को कंट्रोल करने के लिए। इस तरह अब बुट्टू फौरन रत्नमाला और इस लिंगराज के पास आता है, जहां लिंगराज उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, वापस चले जाओ। लेकिन वो बुट्टू इन दोनों को जख्मी करके वहां से भागने लगता है। साथ ही वो वापस रिंकी के घर पर आकर रिंकी को बुलाने लगता है कि रिंकी चलो, हम दोनों यहाँ से भाग चलते हैं। लेकिन रिंकी अब बहुत डरने लगती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी, तुम यहाँ से चले जाओ, पता नहीं तुम्हें क्या हो गया है। तो इस तरह से वो उस बुट्टू से बचने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन फिर भी वो उसके हाथों से बच नहीं पाती। और जब वो रिंकी को वहां से ले जाने वाला होता है, तो उसी वक्त लिंगराज और रत्नमाला वहां पर आकर इस बुट्टू को कंट्रोल करने लगते हैं। अब बुट्टू को चेयर से बांधकर लिंगराज उससे पूछता है कि तुमको क्या चाहिए। तो अमरी की आत्मा उससे कहती है कि मुझे रिंकी चाहिए। अब ये सुनकर रत्नमाला उससे कहती है कि ये कभी नहीं हो सकता, इसलिए तुम फटाफट से मेरे बेटे के शरीर को छोड़कर चली जाओ। इसके बाद लिंगराज इस आत्मा को भगाने के लिए दोबारा कुछ रिचुअल्स करने लगता है, लेकिन अमरी की आत्मा बहुत ही पावरफुल होती है, जो उल्टा लिंगराज को ही जख्मी करके हवा में उड़ाने लगती है। इसके बाद वो जबरदस्ती रिंकी को अपने साथ लेकर वहां से भागने लगता है, जबकि रिंकी भी डरकर उसके साथ भागे जा रही थी, क्योंकि उसे डर था कि वो लिंगराज की तरह उसे भी चोट ना पहुंचा दे। लेकिन जंगल में आने के बाद रिंकी बुट्टू से कहती है कि तुम्हारे साथ नहीं आऊंगी, इसलिए प्लीज मुझे छोड़ दो। अब इसी बीच वो बुट्टू एक जाल में फंस जाता है जो उन गांव वालों ने बनाया था।
फिर बुट्टू की आवाज को सुनकर जब गांव वाले इस तरफ भागकर आने लगते हैं तो रिंकी इसको रिलीज करने लगती है, क्योंकि अगर गांव वाले बुट्टू को देख लेंगे तो वो इसको मार ही देंगे। इसके बाद उन गांव वालों से बचने के लिए बुट्टू इधर उधर भागने लगता है, लेकिन सोमू के हाथ में गन होती है, इसलिए सोमू बुट्टू को एक बुलेट मार ही देता है, जिसकी वजह से बुट्टू एक बड़े वाले गड्ढे में जाकर गिर जाता है। इसके बाद गांव वाले बुट्टू को देखकर शॉक में रह जाते हैं कि अरे ये तो हमारा बुट्टू है। लेकिन तभी अचानक बुट्टू होश में आकर वहां से गायब हो जाता है, जिसे देखकर सभी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि आखिर उसने ये कैसे किया। इसके बाद दोबारा सारे गांव वाले उस बुट्टू को तलाशने लगते हैं और इसी दरमियान में बुट्टू कुछ गांव वालों को मारने लगता है। लेकिन तभी लिंगराज वापस यहाँ पर आकर अपने मुंह से कुछ म्यूजिक प्ले करने लगता है और हम देखते हैं कि इस आवाज को उस अमरी की आत्मा बर्दाश्त नहीं कर पाती, जिसके बाद वो बहुत ही कमजोर होने लगता है। तभी सारे गांव वाले यहाँ पर आकर बुट्टू को बहुत मारते हैं, लेकिन इतने में रत्नमाला और लिंगराज गांव वालों को रोकने लगते हैं कि इसको मत मारो, ये हमारा बुट्टू नहीं है, बल्कि इसके अंदर दूसरे बंदे की आत्मा है। अब इसके बाद रत्नमाला बहुत ही प्यार से बुट्टू के पास आकर, मतलब उसी अमरी के पास आकर कहती है कि अमरी, ये तुम्हारी दुनिया नहीं है बेटा, तुम अपनी दुनिया में लौटकर चले जाओ और मेरे बेटे को वापस कर दो, वरना तुम ऐसे ही भटकते रहोगे और कभी मुक्त नहीं हो पाओगे। अब ये सुनकर अमरी उससे कहता है कि मैंने उस लड़की को नहीं मारा था, लेकिन फिर भी इन गांव वालों ने मुझे मार दिया। मैं बस एक छोटा सा चोर था जो सिर्फ उतना ही चुराता था जितना उसका रोज का खाना पीना हो। और इस तरह से वो जो कुछ भी हुआ सब बताने लगता है। एक्चुअली अमरी और वो लड़की जब एक दूसरे के साथ थे तो एक दिन उस लड़की के पिता ने इन दोनों को एक साथ देख लिया था, इसलिए उस दिन जब वो लड़की अमरी के घर में थी तो उस लड़की के फादर ने वहां पर आकर अपनी ही बेटी को सर पर वार करके मार दिया। और फिर बाद में अमरी वहां पर आकर उस लड़की की लाश को देखकर बहुत रोने लगता है। अब प्रेजेंट डे पर अमरी हवा में उड़ते हुए यही बात कहता है कि इन्हीं गांव वालों ने मुझे मार दिया, मेरे प्यार को मार दिया, इसलिए अब मैं इन गांव वालों को नहीं छोड़ूंगा। लेकिन तभी रत्नमाला और वो कांस्टेबल बुट्टू के पैर पकड़ लेते हैं और उसे जाने नहीं देते। फिर इसी बीच वो रत्नमाला वही कील बुट्टू के पैर पर चुभा देती है, जिससे फाइनली अमरी की आत्मा बुट्टू के शरीर से निकल जाती है। और इतने में लिंगराज एक छोटे से शीशे में अमरी की आत्मा को बंद कर देता है। अब ये सब होने के बाद हम देखते हैं कि बुट्टू और उसका फ्रेंड दुबई जा रहे हैं, इसलिए एक आखिरी बार बुट्टू रिंकी से मिलने के लिए उसे डैम के पास बुलाता है, जहां वो उसे सॉरी बोलने वाला था। लेकिन रिंकी उससे कहती है कि तुम सॉरी क्यों बोल रहे हो, तुमने तो कुछ नहीं किया। जिस पर बुट्टू कहता है कि रिंकी, मैं दुबई जा रहा हूँ, इसलिए वापस आने तक क्या तुम मेरा इंतजार करोगी। तो रिंकी कहती है कि बुट्टू, अब तुम यहाँ की सारी चीजें भूल जाओ, तुम वहां पर जाओगे तो वहीं पर सेटल हो जाओगे, इसलिए अच्छा होगा कि तुम मुझे ही भूल जाओ। अब ये सुनने के बाद बुट्टू मायूस होकर वहां से जाने लगता है। पर तभी आखिर में हम देखते हैं कि शायद उस अमरी की आत्मा अब रत्नमाला के शरीर में है, क्योंकि इसकी हरकतें सेम अमरी की तरह होती हैं। और क्योंकि वो कील उसी ने चुभाई थी, इसलिए पॉसिबल है कि अमरी अब उसके अंदर आ गया होगा। यानी इस मूवी का दूसरा पार्ट भी आएगा। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, और इस वीडियो को लाइक करके इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। लेकिन अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा देना, ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। अब मैं आपसे मिलूंगा अपनी अगली ऐसी ही वीडियो के साथ। टिल देन, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।